सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारी पॉडकास्ट के पहले एपिसोड के चीफ गेस्ट बने और आपने हमारे विनम्र आग्रह को स्वीकार कर लिया। अब हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल, सर, एक प्रधानाचार्य के रूप में आपकी दिनचर्या कैसी है? मेरी दिनचर्या बेटा, थोड़ा सा मैं मस्त मौला भी हूँ, है ना, और मैं स्कूल के टाइम को एंजॉय करता हूँ पूरी तरह से। हाँ, फिर यहाँ से जाने के बाद थकान हो जाती, थोड़ा रिक्रिएट करता हूँ अपने आप को, चाय वाय पीता हूँ और फिर दोबारा से फिर आगे के लिए सोचते हैं जो और पेंडिंग वर्क हैं या कोई मैसेज हैं हमारे हायर ऑफिसर्स के जो हमें कंप्लाई करनी है, तो उन पर थोड़ा काम करते हैं और बाकी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। सुबह को थोड़ा सा वक्त घूमने के लिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं। बस यही दिनचर्या है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, आपने प्रिंसिपल के तौर पे आपके जीवन में कोई ऐसी चुनौतियाँ आई हैं जिससे आपको लगा हो और आपको उन चुनौतियों का सामना करने में समस्या हुई हो? हाँ श्योर बेटा, ऐसी तो बहुत दिक्कतें आती हैं। शुरू में ख़ास तौर से जो शुरू के 2.5-3 साल थे वो बहुत चुनौतियों भरे रहे। बाद में थोड़ा सा मतलब हम लोग रूबरू हो गए उन चीज़ों से, तो बाद में उतनी दिक्कत नहीं आई। सर, उनमें से आप किसी चुनौती को जाहिर करना चाहेंगे? बेशक बेटा, देखो, सबसे बड़ी चुनौती है खुद में सुलझने की होती है हर व्यक्ति की। जो खुद में सुलझ जाता है वो फिर दुनिया में भी सुलझ जाता है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ चरित्र निर्माण में एक विद्यालय की क्या क्या भूमिका होती है? ये अच्छा सवाल है बेटा। देखो, पढ़ाई तो बच्चा, आजकल जो माध्यम है, किताबें पहले भी मौजूद थी बच्चे के पास, आज से 20-30 साल पहले से ही है, बहुत पहले से। और आज तो और भी माध्यम है पढ़ाई के, यूट्यूब से और अन्य माध्यमों से बच्चा पढ़ सकता है, बाहर से पढ़ सकता है। लेकिन एक सामूहिक जीवन जो बच्चा देखता है, इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पर बहुत सारे गुण विकसित होते हैं बच्चे के अंदर, और वो एक स्कूल ही डेवलप कर सकता है कि किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से, और चरित्र के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें। तो एक स्कूल सिस्टम में स्कूल एक बेहतर काम करता है उसके निर्माण। आजकल के जो युवा हैं, उन जो जैसा वो अपने लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, जैसा वो लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, उसको ना हमारे जैसे युवा, उस युवा पीढ़ी में उसको जेनजी का नाम दिया गया है। अब ना जेनजी पीढ़ी जैसे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा आकर्षित है। ठीक है, वो इतनी प्रभावित हो चुकी है कि वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। ठीक है, तो क्या ये सही है या फिर गलत है? क्या हमें सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए या फिर बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए सोशल मीडिया? अच्छा सवाल है बेटा। मेरे ख्याल से अपने आप में कोई चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, उसका यूज़ करने वाला व्यक्ति कैसा है ना। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है, लोग चाकू का देते हैं सब लोग। उसी चाकू से आप एप्पल खा के सेहत बना सकते हैं, है ना, और उसी चाकू को किसी को मार दोगे तो आप हत्यारे बन जाओगे। ठीक है, इसी फ़ोन से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम देख सकते हैं, बहुत सारी ख़राब चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया भी ऐसे ही है। मान लीजिए मैं इतना बिजी रहता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से कभी नहीं मिल पाता, मान लीजिए, और यदि मैं सोशल मीडिया से जुड़कर मैं उनके बारे में जान पाता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो सुख में है, दुख में है, क्या परेशानी में है, तो ये एक अच्छा टूल है। क्या बुराई है बताइए? लेकिन यदि मैं इसी में लगा रहता हूँ, है ना, मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ और मैंने अपना बहुत सारा समय इसी में लगा दिया, तब ये मेरे लिए ख़राब बन गया। या मैं घंटों रील देखता हूँ यदि, तो ये ख़राब चीज़ बन गई। और यदि मैं इसका सदुपयोग कर, मैं नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, मुझे मान लीजिए अखबार पढ़ने का समय नहीं मिला, लेकिन मैं 10 मिनट में अखबार भी देख लिया, इसमें न्यूज़ देख ली, मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कोई पढ़ाई से संबंधित मुझे टॉपिक नहीं आ रहा, चाहे मैं प्रिंसिपल ही हूँ, मुझे बहुत सारे टॉपिक नहीं आते, है ना, तो मैं उसमें से सीख सकता हूँ। तो इट्स ऑन अस हाउ वी यूज द थिंग्स। ओके सर, आजकल की युवा पीढ़ी अपनी नैतिकता को भूलती जा रही है, इसके बारे में आपके क्या सुझाव हैं? बेटा, मैं ऐसा नहीं समझता। ऐसा नहीं है,
चीज़ें पहले से भी अच्छी रही हैं और ख़राब रही हैं, और आज भी अच्छी चीज़ें ख़राब हैं, आज भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। ये दुनिया में पहले से ही होता आया है और आगे भी होता रहेगा, ठीक है। तो ये किसी का सोचने का, देखने का ढंग हो सकता है ना। मैं ऐसे इसे ब्लंट रूप में ऐसे नहीं कहूँगा कि नैतिकता में सब गिर गए हैं या सब कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। तो आज भी बच्चे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बच्चे अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। तो जहाँ तक नैतिक पतन की बात है, वो तो पहले से ही चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा कभी कोई आदर्श स्थितियाँ नहीं आएंगी। तो हम फिर वही बात आती है पहले वाली कि हमारे ऊपर बात है कि हम किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं, ठीक है। तो सर, क्या आप हमें ये बताना चाहोगे कि आपके जीवन में कभी कोई ऐसा शिक्षक या फिर आपके सामने ऐसे कोई विद्यार्थी आया है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हो? हाँ, मेरे शिक्षक आए, मेरे हिंदी के टीचर थे। मैं उन्हें अपने आदर्श गुरु भी मानता था और मानता हूँ, अभी भी वो जीवित हैं जी। और मैं मिलता भी हूँ उनसे। और मैंने जब स्कूल ख़त्म हो गया, मेरी नौकरी लग गई, तो मैंने उनको ढूंढा, मैंने उनको बिना एड्रेस के ढूंढा और मुझे खुशी हुई कि मैं मिल पाया उनसे। और बाद में शिक्षक दिवस पर और अन्य मौक़ों पर भी मैं उनके पास गया और वो अभी भी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं, उनकी कई किताबें हमारी लाइब्रेरी में भी हैं और मेरे पास भी हैं। बहुत अच्छे वो राइटर हैं, पोएट हैं और वो अभी 90+ हैं और वो अभी भी एक्टिव हैं। और वो उनको मैंने अपना आदर्श गुरुजी माना उस समय, बहुत एक्सीलेंट पर्सनैलिटी। सर, क्या इस विद्यालय में कोई शिक्षक या फिर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिससे आप प्रभावित हुए हैं? हाँ, कई सारे शिक्षक हैं जो बहुत ज़्यादा समर्पित होकर काम करते हैं। मैं मैक्सिमम टीचर्स को बहुत लाइक करता हूँ और बच्चे भी बहुत सारे, हमारे तो बच्चे बहुत सारे ही ऐसे हैं। इक्का दुक्का बच्चे में कोई कमी हो सकती छोटी मोटी, बाकी मैं आई लव माई चाइल्ड एज माई टीचर्स। सर, जब आप हमारी उम्र के होते हैं या फिर कोई भी बड़ा आदमी जब हमारी उम्र का होता है, तब हम सोचते हैं कि हम बड़े होके ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। फिर वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान को डॉक्टर बनना था, वो डॉक्टर नहीं बन पाया तो वो BSc करके टीचर बन जाते हैं। तो सर, आप बचपन में भी टीचर बनना चाहते थे या फिर आप क्या बनना चाहते थे? और सर, आपने साइंस का विषय ही क्यों चुना? 2 सवाल आपने अलग अलग कर दिया, है ना? यस सर। तो जहाँ तक टीचर बनने की बात है, क्योंकि आजकल के दौर में बच्चे कम टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे दौर में टीचर एक रोल मॉडल था और हम तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बचपन में तो चाहते ही थे कि बन जाएं, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि कोई भी जॉब मिलेगी तो हम कर लेंगे उस तरह से। लेकिन बाय चांस जैसे मेरी शिक्षा पूरी हुई, मैं शिक्षक वाला एग्ज़ाम दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और लेकिन मुझे कभी भी, एक बार भी ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं कुछ और बन जाता। मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोफेशन से। इट्स ए रियली नोबल प्रोफेशन, आई लव दिस। तो मैं खुश हूँ। तो साइंस विषय क्यों चुना आपने? साइंस विषय की कहानी थोड़ी सी टेढ़ी है, क्योंकि मेरे नंबर ऐसे आ गए थे कि साइंस मिल जा रही थी। हालांकि मैं समझता हूँ शायद मूल रूप से मैं ह्यूमैनिटीज़ का छात्र हूँ, अगर मुझे अंदर से देखा जाए तो ऐसा मुझे लगता है। और लेकिन फिर पापा ने ये बोला कि यार साइंस मिल गई तो साइंस ही ले लो। तो एक बार मुझे मन में ऐसा आ रहा था कि मैं ह्यूमैनिटीज़ पढूं, क्योंकि शायद उनके साथ और अच्छा जस्टिस मैं करता। और फिर बस साइंस का विद्यार्थी रहा, साइंस का अध्यापक भी रहा। सर, जैसे हम देख पा रहे हैं तो आज भारत के पड़ोसी देश चीन, जापान और अमेरिका, इन सब देशों की पढ़ाई भारत से अलग है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, वो डिजिटल एजुकेशन को प्रेफर करते हैं। तो आपका इस पे क्या विचारधारा है कि हमको भी डिजिटल एजुकेशन लानी चाहिए या फिर नहीं? बेटा, मेरे ख्याल से कोई भी अच्छी चीज़ अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो भी अच्छी चीज़ हमें मिले तो उसे अपनाने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। यदि वो हमारे उद्देश्य को पाने में हमारी मदद कर रही है तो ये अच्छी बात है, उसमें कुछ बुराई नहीं है मेरे ख्याल से।
और डिजिटली टूल्स को, या लेकिन हाँ, यदि हम अंधे होकर बिल्कुल टोटली उन पर डिपेंड हो जाएं और मानवीय मूल्यों को भूल जाएं, तब ये खराब बात है। अदरवाइज तो ये अच्छी बात है। जी सर, जैसे कि आजकल के विद्यार्थी पढ़ाई को बोझ मान के पढ़ते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को सही राह पर लाने के लिए आप उन्हें कैसे समझाएंगे या फिर उन्हें आप कैसी सलाह देंगे कि वो पढ़ाई को बोझ मान के ना अपना काम मान के पढ़े? बेशक, इसमें दो पहलू हैं बेटा। पढ़ाई का उद्देश्य एक तो रोजगार पाना है ही, नंबर 1, तो शिक्षा को उपयोगिता से जोड़ना कि, और उसका एहसास कराना बच्चों को कि, और दूसरी बात, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार पाना या अमीर बनना नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है, सफल इंसान, अच्छा बेहतर इंसान, जो खुद के लिए अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, वो है हैप्पीनेस। मैं समझता हूँ शिक्षा एक टूल होना चाहिए हैप्पीनेस लाने के लिए, तो अगर ऐसा हो पाता है तो ये बेहतर है। ओके सर, जो ये डिजिटल एजुकेशन, ये ऑनलाइन एजुकेशन, ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से सरकार को? सरकार को मैं ये कहूँगा कि ये सशक्त माध्यम है, लोगों की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करें, लोगों की पहुंच में हो चीज़ें, कि ये तो कल भी वो समस्या थी, एक बच्चा किताब खरीद सकता था, एक किताब नहीं खरीद सकता था। आज वो दूसरे रूप में आ गई कि यदि हम टैब से पढ़ रहे हैं, फ़ोन से पढ़ रहे हैं या हम लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, एक बच्चा खरीद सकता है, एक बच्चा नहीं खरीद सकता। जो नहीं खरीद सकते उन तक सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वे चीज़ें उनकी पहुंच में आ पाएँ, ताकि सब बच्चों को इक्विटी के लेवल पर लाया जा सके, समता के लेवल पर। तो मैं समझता हूँ सरकार की जिम्मेदारी है कि जरूर उनका ख्याल रखें, जो लोग कहीं पिछड़ गए हैं उनके लिए भी ख्याल करें, उनको चीज़ें उपलब्ध कराएं, समता का एक स्तर उनको भी दें ताकि बराबरी का मौका मिल सके। तो सर, मेरा एक और सवाल है आपसे। जैसे हम देख पाते हैं कि ये एक वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप, जी, वेस्टर्न कंट्रीज में और अब तो इंडिया में भी। जी, बट सर, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। बट और उनका बिजनेस नहीं चलता, अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो इस फेल हो जाने वाली स्थिति को वो उसमें डिप्रेशन में आ जाते हैं। वहीं अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वो इस एंटरप्रेन्योरशिप को एक जर्नी समझते हैं अपनी, और अगर वो इसमें फेल भी हो जाते हैं तो वो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, और उसको ये उसके सोसाइटी भी नहीं उसको ताने नहीं मारती कि तुम फेल हो गए या फिर ऐसे। बट इंडिया में ऐसा होता है आज भी, तो इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज बढ़ भी रही हैं। तो सर, क्या आपको लगता है कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो वो उसको ये आश्वासन हो कि अगर मैं फेल भी हो जाऊंगा तो भी मेरा भविष्य है, मेरा भविष्य डूबेगा नहीं? बेहतर। एक तो प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सिर्फ बिजनेस करना नहीं है, उससे बड़ी चीज़ है जी। जो दिल्ली सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, EMC, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। उसमें ये बताया बिजनेस उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वहाँ स्किल्स की बात हुई कि जीवन में बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें एंटरप्रेन्योर स्किल्स कहा गया, वे डेवलप होनी चाहिए। यानी हमारी मानसिकता के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप आ जानी चाहिए, और उस मानसिकता में यदि ये चीज़ें आ गई तो आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है कि उसमें बाउंस बैक भी है, और कोप अप विद द स्ट्रेस भी है, और फेलियर से कैसे पार पाना है या कैसे उसको स्वीकारना है ये भी है। ये सब स्किल्स हैं। तो ये अवेयरनेस से अब जरूर सरकारों का रुझान था, तभी तो इस तरह के प्रोग्राम चल पाए। तो दिल्ली में और हमारे SOSC में EMDD एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट भी है और
डिजिटल डिज़ाइन भी है। तो डिज़ाइन को भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से जोड़ा। तो इसमें सरकार कुछ कुछ काम कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कौशल विकास केंद्र, उस तरह से स्किल इंडिया, तो कुछ और स्किल्स की बात भी हो रही है इस तरह के। तो मैं इसमें एक बात सिर्फ ये जोड़ना चाहता हूँ कि इसे सिर्फ रोजगार के, बिजनेस के एंगल से ना देखकर हम सोच के स्तर पर देखें। और सरकार की बड़ी खूबसूरत बात थी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि एंटरप्रेन्योर नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पर बात हो रही है। बहुत खूबसूरत एक सवाल आपने रखा और बहुत सारी खूबसूरत बातें उसमें थी ऑलरेडी। तो आपने कहा और इस तरह से, तो मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे जागृति फैल रही है। जागृति नहीं फैलती तो ना ही आप ये सवाल करते, ना मैं ये जवाब देता। तो मैं समझ रहा हूँ कि सरकार भी इस तरफ जागरूक है और बाकी लोगों को भी। हाँ, इसमें एक चीज़ और, हमारे समाज में एक समस्या भी है कि हम बहुत सारे कामों को छोटा और बड़ा समझते हैं। जी, हम समझते हैं कि प्रिंसिपल का काम बहुत ग्रेट है और जो वहाँ पीएन है, जो सफाई वाला, उसका काम थोड़ा निम्न स्तर का है। ऐसी सोच हमें नहीं रखनी। हर व्यक्ति का काम महत्वपूर्ण है। आज आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की जिम्मेदारी में है, जो शिक्षक है वो शिक्षक की जिम्मेदारी में है, और प्रिंसिपल का काम भी अपना महत्वपूर्ण है। सबका काम महत्वपूर्ण है क्योंकि सबकी संपूर्णता से ही कोई कुछ चीज़ हासिल होती है। हम अपने आप में कुछ नहीं है और हम मिलकर जो समाज का निर्माण करते हैं उससे ही कुछ फलीभूत होता है। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहोगे, क्या वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, एक राष्ट्र एक शिक्षा, जैसे अभी यहाँ हमारे यहाँ होता है वन नेशन वन इलेक्शन? जी। वहीं दूसरी कंट्रीज जैसे चाइना, वहाँ होता है वन नेशन वन एजुकेशन। जी। जिसकी वजह से उसके जो बच्चे हैं चाइना के अंदर वो बहुत बेहतर कर पाते हैं अपनी शिक्षा की। वन नेशन वन एजुकेशन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसमें जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनको भी जगह मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन समान अधिकार हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब घर में पैदा हुआ है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हुआ है, उसको एटलीस्ट शिक्षा का, खाने का, रोजगार का एक अधिकार मिलना ही चाहिए। तो मैं इस पक्ष में रहूँगा कि सबको समान शिक्षा मिले, एक जैसी मिले। हाँ, लेकिन उसमें क्षेत्रीय विविधताओं का ध्यान रखें जो हमारे उस पर्टिकुलर इलाके के हिसाब से जो जचती हो, जो सूटेबल हो। सर, आपको क्या लगता है कि हमारे भारत के शिक्षा नीति में बदलाव की ज़रूरत है, और अगर है तो किस जगह पर ज़रूरत है? प्यारे बच्चों, अभी बहुत सालों के अंतराल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। भारत सरकार ने बहुत सारे पहलुओं को छुआ है उसमें, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ओवरऑल सिर्फ किताबी रटने वाले लोग पैदा ना हो, या सिर्फ जॉब सीकर लोग पैदा ना हो कि जिनका उद्देश्य पढ़ लिख कर एक नौकरी पाना ही हो, बल्कि शिक्षा को बड़े रूप में समझे, बड़े रूप में, कि शिक्षा को जीवन से जोड़े। मैं उसी शिक्षा को शिक्षा समझता हूँ जो हमें जीवन जीना सिखाए। कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चा कहने को टॉपर है, हमारी जगह तारीफ कर रहे हैं, उस बच्चे को कुछ भी चीज़ें सही नहीं जा रही, उससे रहा नहीं जा रहा उस पर, या समाज में कैसे उठना बैठना है, कैसे बात करनी है, उसे वो नहीं आ रहा। तो ये सब सामाजिक चीज़ें भी उसे आए और वो बेहतर नागरिक खुद के लिए कैसे अच्छा बने और समाज के लिए कैसे बेहतर बने, ये चीज़ें। सर, आपके हिसाब से, जैसे आपने अभी हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे आजकल की युवा पीढ़ी को? आप क्या कहना चाहोगे उनको? कि युवा पीढ़ी को मैं बच्चों से, आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें दुनिया में खुद से बेहतर कोई नहीं जानता जी। एक तो खुद का आकलन करना हमें आए, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बल दें। दूसरा, कृतज्ञता का भाव हो उनके अंदर, ग्रेटिट्यूड का भाव हो अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, कि हमें जो चीज़ें मिल रही हैं किसी भी रूप में, वो सब समाज हमें दे रहा है, और एक दिन फिर जब हम सक्षम होंगे हम भी समाज के भले के लिए काम करेंगे।
जब इस तरह की भावना के साथ काम किया जाएगा तो वो एक बेहतर चीज़ें हो पाएंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और युवा पीढ़ी को मैंने जो 2-3 बातें बताई, एक तो वो सेल्फ को एनालाइज करना सीख लें और किस तरह से तालमेल बिठाना है, शिक्षा की उपयोगिता को समझें और एहसानमंद हो, कृतज्ञता का भाव हो उनके अंदर सभी के प्रति। जब इस तरह के गुण होंगे तो उनका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा और अपनी खुशी और सबकी खुशी के लिए काम करें। दिस इज माय मैसेज। और सर एक और बात, जैसे आप देख पा रहे हैं गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसके CEO इंडियन है, सुंदर पिचाई जी। सर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि जैसे गूगल जैसी कंपनी, अमेज़न, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बाहर के देश बना रहे हैं, इंडिया नहीं बना पा रहा, और जबकि वो बना इंडियन रहे हैं। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन इंडियंस को बाहर जाना पड़ रहा है, और इसका सरकार क्या कहना चाहेगी, मतलब उसको क्या करना चाहिए? बेटा मैं 2 तरह से देखता हूँ इस चीज़ को। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं सिस्टम में दिक्कत है, ठीक है, सिस्टम वो चीज़ें अभी डेवलप नहीं कर पा रहा जो है। हाँ, इसका मतलब ये भी साफ सिद्ध हो रहा है कि हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है, इंडिविजुअल रूप में नागरिकों में कोई कमी नहीं है, लेकिन सामूहिक रूप से उन्हें कैसा जीवन जीना है। हमने व्यक्ति को अपने विकास की बहुत शिक्षा दी है, लेकिन उसे अल्टीमेटली समाज में कैसे ग्रो करना है, हम लोग भी ज़्यादातर लोगों को अपना हित स्वार्थवश होकर रहना जीना सिखाते हैं और शिक्षा उस तरह से, लेकिन पूरे सामूहिक रूप से कैसे ग्रो करेगा। दूसरी बात कि उस काम को कौन करेगा, उस काम को बेटा आप करोगे, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं। और जब आपके जहन में ये सवाल उठा कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसका मतलब पहला कदम आप लोगों ने बढ़ा दिया है कि इस सोच के साथ हमारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं। एंड आई होप जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, SOSC के, RPVB के बच्चे हैं, और भी स्कूलों में बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं, बाकी स्कूलों में भी, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला भारत विकसित भारत होगा, बहुत सुंदर भारत होगा, और इस काम को हमारे विद्यार्थी ही करेंगे, क्योंकि कुछ सालों बाद एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप लोग ही होंगे। सर जैसे कि हम देखते हैं कि हम भारत और हमारे भारतीय लोग, हमारे भारतीय पेरेंट्स, हम स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करते। अब जैसे इंडिया के पास अभी तक, इंडिया के इतिहास में ओलंपिक्स में इंडिया के पास बस 100 मेडल्स भी पूरे नहीं है, 80-100 के बीच में मेडल्स हैं। बल्कि एक हंगरी छोटी सी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन भी नहीं है, उसके पास 500 से ज़्यादा ओलंपिक्स मेडल हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया या फिर भारतीय पेरेंट्स को ऐसा क्या स्टेप करना चाहिए? ओलंपिक में 100 है मेडल क्या? मुझे 100 भी पूरे नहीं है सर, 80s में लाए हैं। अच्छा, एक बार देख लेना, मैं आई एम नॉट श्योर कितने हैं एग्जैक्ट, मुझे लग रहा है शायद उससे भी कम ना हो कहीं। नहीं सर, 80s में है। 80s में जानकारी आपको नीचे दे देंगे, कृपया आप नीचे ओके, श्योर। चलिए, अच्छी बात है प्यारे बच्चों, ये अच्छा सवाल है। और खेल को एक तो जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है खेल, और खेल में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, और खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि पढ़ लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, समझता हूँ कि शरीर का ध्यान रखना भी उतना ही हमारी जिम्मेदारी है जितना बाकी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। तो खेल का जरूर ध्यान रखना चाहिए, और मैं तो बच्चों को मौका देता हूँ जब भी उन्हें मौका मिलता है कि उन्हें खेल भी और म्यूजिक भी और अन्य कलाएं भी उन्हें उस तरह से आए, और बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। सर अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर ये कहीं ना कहीं ये सोच है कि अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो ही कामयाब बनेगा, अगर वो खेलेगा कूदेगा तो कामयाब नहीं बनेगा, अगर वो बिजनेस करेगा तो कामयाब नहीं बनेगा, अगर वो पढ़ लिया तो कामयाब बनेगा। अभी भी वो सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं, वो नॉलेज नहीं देखते कि नॉलेज है या नहीं है, वो मार्क्स देखते हैं। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह की कुछ बातें कही गई हैं कि सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनाना बच्चे को, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हुई है, स्किल्स डेवलप करने की बात हुई है। तो आई होप जब पूरी तरह से पूरा फैलाव इसका सही से फैलेगा। बेटा पॉलिसी सारी अच्छी होती है, दिक्कत आती है उसका क्रियान्वयन करने वाले लोग कैसे हैं, हम और आप कैसे हैं। रूल तो बहुत सुंदर सुंदर बने हुए ट्रैफिक, लेकिन हम उनमें से कितनों को फॉलो कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस, वी द पीपल। ओके, सो क्या सवाल था आपका? सर
जैसे अभी भारतीय पेरेंट्स जो है हाँ। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तो ही कामयाब होगा, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं, अगर उसके पढ़ाई मार्क्स लिखाई कम आए, निसंदेह जरूरी है, मार्क्स से जज करते हैं उसकी पढ़ाई लिखाई को। जी। तो उस मानसिकता को धीरे धीरे बदल रहे हैं बेटा। कुछ कदम सरकारों ने उठाए भी हैं इस तरह के कि कहीं मार्क्स को अंधी दौड़ में शामिल ना हो और ज्ञान के पीछे भी भागें और चीज़ों के प्रति तरह से हो। सर, आपके हिसाब से एक आदर्श शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए? एक आदर्श शिक्षक में जो गुण होने चाहिए मेरे हिसाब से, एक तो वो स्वयं में सुलझा हुआ, जी, क्योंकि जो स्वयं में सुलझा हुआ होगा वही किसी की उलझन दूर कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, उसको सेल्फ की अच्छी समझ हो, खुद के बारे में, समाज के बारे में, जिंदगी के बारे में। क्योंकि मैं शिक्षा को बड़े रूप में देखता हूँ, हमेशा किताबी ज्ञान तक मैं सीमित नहीं रखता। मैं समझता हूँ यदि जिंदगी से नहीं जुड़ी शिक्षा और खुशी से नहीं जुड़ी शिक्षा, किसी मतलब की नहीं है। तो उनको अपने विषय का ज्ञान तो हो ही हो, उसके साथ जिंदगी के बारे में ज्ञान हो, सेल्फ को कैसे देखना है, और बच्चों को ऑब्जर्व करने की अच्छी पावर हो, और उनको सही से काउंसिल करने का भी एक अच्छा गुण उनके अंदर हो। ये मैं समझता हूँ। सो सर, हमें आपके जैसे शिक्षक मिले, हमारा बहुत भाग्य अच्छा है कि हमें आप जैसे शिक्षक मिले जो शिक्षा के साथ साथ जीवन के अच्छे पल के लिए ज्ञान भी देते हैं कि जीवन को हमें कैसे मैनेज करना है, लाइफ को कैसे मैनेज करना है, सुख में कैसे रहना है, दुख में कैसे रहना है। तो उसके लिए हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। और थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आई एम सो हैप्पी कि आपने इतनी समझ वाले सवाल बनाए। कि बेटा उत्तर से ज़्यादा सवाल इम्पोर्टेंट होता है, और सवाल बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। तो आई एम सो हैप्पी कि मेरे प्यारे बच्चे इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर सके। इसका मतलब वो आपके मानसिक स्तर को दिखाता है। तो मुझे अंदर से खुशी मिल रही है कि मेरे बच्चों में एक समझ विकसित हो रही है कि मेरे बच्चे कोई रट्टू तोता नहीं है कि उन्होंने कुछ चीज़ें रट ली हैं या कर ली हैं। अभी आपने ऑन द स्पॉट बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे जिस तरह से उठाए, तो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। और पॉडकास्ट को जो भी लोग सुने वो भी इससे कुछ सीख ले पाएँ हम सभी से, और उनके जीवन में कुछ खुशियाँ आए, उजाला हो। सभी के लिए शुभकामनाएं, आपके लिए शुभकामनाएं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद सर। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट समाप्त होता है। बने रहें एपिसोड 2 के लिए। ठीक है, सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।